नमस्कार। टीवी 24 के खास कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। जी हाँ, रणनीति क्या है, 2023 की किस तरीके की रणनीति के साथ उतर रहे हैं राजनीतिक दल, क्या कुछ होने वाला है रणनीति के तहत, ये सब जानने का प्रयास करते हैं हम अपने खास कार्यक्रम रणनीति के तहत। तो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें पहले चरण की 20 सीटों की, जिसमें पहले 8 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। अब आज हम बात करेंगे कांकेर जिले के आसपास लगी हुई सीटें जहां पर पहले चरण की चुनाव होने हैं। वो सीटें कौन कौन सी हैं आपको बता दूं तो सबसे पहले नाम आता है जिसकी हम चर्चा आज करेंगे नारायणपुर की, उसके बाद कांकेर की, उसके बाद भानु प्रतापपुर की और अंतागढ़ की। तो ये वो 4 सीटें हैं जहां पर समीकरणों को जानने की कोशिश करेंगे। 7 तारीख को मतदान है। मतदान के पहले क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, रणनीति के तहत कौन आगे है, किसकी रणनीति में क्या छुपा है, उम्मीदवारों का क्या कहना है, उम्मीदवार किस तरीके की रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। तो हम बहुत स्वागत करेंगे रणनीति के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि हमने बताया कि हम पहले चरण की सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें अब हम कांकेर सीट में किस तरीके की स्थितियां बन रही है, कांकेर विधानसभा के आसपास की सीटों में क्या स्थितियां बन रही हैं, उसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे संवाददाता भी जुड़े तो उनसे भी एक फीडबैक ले लें। लेकिन पहले ओवरऑल इन 4 सीटों के बारे में एक समराइज विश्लेषण हम जान लेते हैं मुरारी जी से। 4 सीटों का नाम हमने लिया है, जिसमें 3 जो है कांकेर विधान जिले के अंतर्गत आती है और एक नारायणपुर उस क्षेत्र से लगा हुआ विधानसभा, इसलिए हमने उसे शामिल किया है। मुरारी जी, क्या कहेंगे, शुरुआती कमेंट्स क्या है इन 4 सीटों के बारे में आपका? देखिए, ये नमस्कार, राम राम। ये जो कांकेर जिला की 3 सीट है, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और नारायणपुर। नारायणपुर की एक अकेली सीट है जो नारायणपुर जिला में है। इसमें 4 सीटों पे आज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भानु प्रतापपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे कद्दावर नेता हुआ करते थे मनोज मंडावी जी, जिनकी अचानक डेथ हुई हृदयाघात से। जी। और बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी सावित्री मंडावी जी चुनाव जीती जी, और भारी मतों से चुनाव जीती जी। ये आवाज आ रही मेरी? जी, इको हो रहा है, आपका ईयरफोन लगा लीजिए जी। ठीक जी जी जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, 4 विधानसभा काफी अहम हैं और बस्तर के जो सीटें 12 हैं उसमें से ये 4 सीटें हैं, इसलिए काफी अपने आप में राजनीतिक महत्व भी रखती हैं। एक टिप्पणी हम अपने संवाददाता से पहले ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कांकेर के जिला प्रमुख हैं, वहां के संभाग के जो कवरेज है वो देखते हैं। विनीत सक्सेना को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, विनीत सक्सेना से बाद में हम टिप्पणी कर लेंगे, वो टिप्पणी ले लेंगे, बातचीत कर लेंगे। कुछ लोगों को जोड़ के रखने बोलिए जब तक विनीत को, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके सिलसिला शुरू करते हैं विश्लेषण का, जिससे पता चलेगा कि किस तरीके की फाइट हमें इन 4 विधानसभाओं में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे नारायणपुर की। नारायणपुर इन 4 विधानसभाओं में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कद्दावर बीजेपी के नेता केदार कश्यप एक बार फिर से मैदान में है और उनके सामने पिछली बार उनको मात देने वाले चंदन कश्यप चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। प्रत्याशियों की संख्या 9 है इस विधानसभा में। मुकाबला सीधा है, त्रिकोणीय मुकाबले जैसी कोई स्थिति बन नहीं रही है, इसलिए सीधी फाइट चंदन कश्यप और केदार कश्यप के बीच होने जा रही है। तो ये सीट किस तरीके की है, क्या इसका मूड है, कैसा समीकरण बन रहा है, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमको अच्छे से बताएंगे। मुरारी जी, नारायणपुर सीट के बारे में क्या आकलन है आपका? केदार कश्यप की प्रतिष्ठा दांव में लगी है, इस बार उन्हें जीतना होगा, वरना उनकी राजनीतिक रूप से क्षति हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नारायणपुर जिला की एकमात्र सीट है जो घोर नक्सली एरिया है। मोहन जी, आपको पता होगा, परसों ही कद्दावर नेता रतन दुबे जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी थे,
भारतीय जिला के उपाध्यक्ष भी थे और कुछ समय के लिए वो जिला अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के। जी उनको दौड़ा दौड़ा कर नक्सलियों ने बीच बाजार में मारा है बिल्कुल। जब वो चुनाव प्रचार में शामिल थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। केदार कश्यप जी कोई पर्चा के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के बेटे हैं और 3 बार 2003 से लेकर 18 तक वो विधायक भी थे और मंत्री भी थे। उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो कांग्रेस पार्टी के लहर में भी मात्र वो 2000 और 2100 वोट से हारे थे। कोई बहुत ज्यादा वोट से वो चुनाव नहीं हारे थे। आज वो पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 5 साल वो अपने एरिया में सक्रिय रहे, ये भी आपको मैं बता दूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चंदन कश्यप जी जो निगम के चेयरमैन भी हैं, अच्छे विधायक हैं, वो कोई बहुत कमजोर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके प्रति जरूर एंटी कैंपेंसी उस क्षेत्र में है। ये मान के चलिए लड़ाई दिलचस्प है। लेकिन मेरे को लगता है कि केदार कश्यप जी को थोड़ा सा बढ़त है और जिस प्रकार से इतने बड़े नेता रतन दुबे जी को नक्सलियों ने मारा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता को, उसकी सहानुभूति अब परसों से जरूर भाजपा को मिलेगी। और एक नुकसान भी होने वाला, मोहन जी ध्यान रखना जी कि जो जंगल एरिया में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने के लिए घुसे थे, वो परसों से वापस नारायणपुर हेडक्वार्टर आ गए। वो अब गांव अंदर चुनाव में नहीं जा रहे हैं। अब कैसे पोलिंग होगी, वोट कैसे पड़ेगा, ये चुनाव आयोग की बात है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो टारगेट किलिंग एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा क्या? बीजेपी से भुनाने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई खास असर दिख नहीं रहा है। क्या टारगेट किलिंग एक मुद्दा है वहां पे? देखिए, ये नक्सलियों के टारगेट में नहीं थे मोहन जी, ये बात आप ध्यान रखना। जितने भी खबर आए हैं आप देख लीजिए, इनको कभी नक्सलियों से धमकी नहीं मिली, क्योंकि एक व्यवहार कुशल ये नेता थे और इनके परिवार का अच्छा प्रभाव है, जनता में भी लोकप्रिय है। और जब इनकी हत्या की गई तब भी नक्सलियों ने कोई पर्चा नहीं फेंका। अब प्रश्न ये उठता है कि किन परिस्थितियों में, कैसे और क्यों अचानक इन पर प्राणघातक हमला हुआ, ये चर्चा का विषय है। अब अंतिम संस्कार तो कल हो गया है, लेकिन इनकी 2 बातें हैं कि प्रॉपर नारायणपुर में लोग भयंकर गुस्से में हैं शासन के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने डर गए हैं कि वो अंदर के गांव को छोड़कर वापस सभी नारायणपुर में आ गए। अब अंदर जो जंगल के अंदर है वहां पे नक्सली है, चुनाव आयोग है और प्रशासन है। बस इतनी स्थिति है। अब कितना % पोलिंग होगा, कितना पोलिंग होगा, ये वक्त बताएगा। एक अहम फैक्टर कांग्रेस जो पेश कर रही है कि वन उपज का वो सही दाम दे रही है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने की भी बात कही है, तेंदुपत्ता का भी दर बढ़ाया है। इस तरीके के विषय भी यहाँ पे चर्चा में रहेंगे क्या? असर करेंगे क्या राजनीति पे? निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 5,500 भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रति मानक बोरा देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र कल आया 6,000 रुपए कहा। लेकिन यहाँ पे मोहन जी सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सली, सबसे बड़ा मुद्दा है रोड, सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी, सबसे बड़ा है स्कूल। आखिर आज भी आप देख लीजिए वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब वहां पे एक और बड़ा मुद्दा है, क्या चंदन कश्यप जी कितने वहां पे लोगों के लिए रोड, पानी, बिजली पहुंचा पाए, ये भी एक मुद्दा है तेंदुपत्ता के साथ साथ। ठीक है, तो नारायणपुर सीट काफी महत्वपूर्ण, वहां पे कई तरीके के फैक्टर काम कर रहे हैं। उसमें टारगेट किलिंग के साथ साथ केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे केदार कश्यप की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। कश्यप परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वहां वो अगर हारता है तो एक तरीके से उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव। अब रुक करेंगे हम कांकेर विधानसभा सीट की ओर, लेकिन कांकेर विधानसभा सीट की चर्चा करने के पहले किस तरीके की मतदान की तैयारी है ये जान लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता कांकेर से जुड़ रहे हैं विनीत, वो बताएंगे क्या वहां पर चुनाव को लेकर तैयारी है। विनीत, क्या तैयारी है? मतदान दल कैसा है, पहुंच गया मतदान केंद्र में, क्या क्या तैयारी हुई है, बताइए। बात करिए
सुरक्षा में लगे हुए जवानों की बात करें तो सारी तैयारियां हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कांकेर जिला के अंदर बहुत सारे ऐसे जो मतदान केंद्र है जो अति संवेदनशील माने जाते हैं, जिसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी चुनौती को स्वीकार भी किया और लगातार पूरी तैयारियां करके रखे हैं। पूरे जवान चप्पे चप्पे पे जवान सुरक्षा को लेके वहां पे मुस्तैद है। इसको लेकर अगर बहुत ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल को वहाँ भेजा जा रहा है और यहाँ पे पूरी तैयारियों को लेकर लगातार खुद कलेक्टर मैम और पूरी यहाँ के पुलिस के जो आला अधिकारी है वो सारे तैयार है और सारी प्रकार की तैयारी, क्योंकि जिस प्रकार अगर बात की जाए कि यहाँ माओवादी संगठन ने जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, लगातार बैनर और पोस्टर के माध्यम से दहशत का माहौल जो बनाने का प्रयास किया है, तो निश्चित तो बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ निर्वाचन आयोग के लिए और यहाँ पे लगे हुए जवानों के लिए। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जवान नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पे जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास और हर मतदाताओं को अपील की जा रही है कि आप आइए बेखौफ होकर मतदान कीजिए। इसको लेके इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ वो भी संवेदनशील क्षेत्र आता है, यहाँ पे मतदान केंद्र के सामने में खड़ा हूँ, जवान यहाँ पूरी सुरक्षा में लगे हुए। तो सारी प्रशासनिक तैयारी की जाए, निर्वाचन आयोग की तैयारी की जाए तो पूरी तैयारियां एकदम बहुत ज्यादा अच्छी है, मुस्तैद है जवान यहाँ को लेकर। और जो अति संवेदनशील की बात की जाए तो वहाँ पे कुछ तैयारी दिखा पाए हमारे दर्शकों को तो बताइए। तैयारी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ मतदान केंद्र के सामने में खड़ा हूँ, जहाँ पे जवान सिर्फ बीएसएफ के जवान और जो भी जो सुरक्षा में लगे हुए जवान वो मौजूद है, काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी में उन लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब बात की जाए तो पूरी तैयारियां पूरी यहाँ पर अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो हर वो चप्पे चप्पे पे तैयारियां पूरी बहुत अच्छी देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाह रहा है कि माओवादी संगठन किसी प्रकार किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार माओवादी संगठन पूरे आसपास के जो अंतर्गत का बात की जाए या कांकेर जिले के अंदर की बात की जाए, नारायणपुर के अंदर की बात की जाए, जिस प्रकार रतन दुबे की जिन्होंने हत्या की और 3 ग्रामीणों की और हत्या हुई, तो लगातार वहाँ पे माओवादी जो संगठन है वो लगातार बैनर और पोस्टर के माध्यम से दहशत बनाने का माहौल पैदा कर रहा है और लगातार जो यहाँ के ग्रामीण उनसे अपील कर रहे हैं कि मतदान के महापर्व में आप सम्मिलित न हुए और मतदान का बहिष्कार करें। ये जो चुनौती है उसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग और यहाँ के जो सुरक्षा में लगे हुए जवान वो बहुत अच्छी तरह से मुस्तैद होकर अपील कर रहे हैं कि आप जाइए, बेखौफ होइए, मतदान कीजिए, इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाइए। जी मोहन। ठीक है, चलिए तैयारियों को लेकर विनीत सक्सेना ने जानकारी दे दी है। तो दोनों ओर से तैयारियां हैं, नक्सली कोई घटना को अंजाम ना दे दे इसलिए मुस्तैदी चुनाव आयोग भी बरत रहा है, वहां जो फोर्स तैनात है उसकी भी पहली जिम्मेदारी है। काफी तैयारियों के साथ दोनों ही ओर से लोग दिखाई दे रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं कांकेर विधानसभा की, जहां पर हम बात करेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, किस तरीके की स्थितियां और रणनीति वहां पर देखने को मिल रही है। तो कांकेर में है आसाराम नेताम और शंकर धुर्वा, ये दोनों के बीच मुकाबला होगा। शंकर धुर्वा और आसाराम नेताम के बीच सीधा मुकाबला। ये वो सीट है जहां पर विधायक अपने जो विधायक था कांग्रेस का उसे ड्रॉप किया गया है। पूर्व विधायक शंकर धुर्वा को मौका दिया गया है। यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या 9 है, तो 9 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला शंकर धुर्वा और आसाराम नेताम के बीच देखने को मिल रहा है। चलिए जान लेते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा से, क्या कहेंगे इस सीट के बारे में, क्या आपका आकलन है? देखिए 2018 के चुनाव में यहाँ पे अपने पुराने नौकरशाह शिशुपाल सौरी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो काफी मार्जिन से चुनाव जीते। मोहन जी लगभग 19,800 वोट से ये चुनाव जीते शिशुपाल सौरी जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हीरा सिंह मरकाम को हीरा मरकाम को चुनाव हराया। लेकिन आप सबको पता है कि शिशुपाल सौरी जी के कार्य प्रणाली बहुत विवादों में रही। उनका एंटी कैम्पेंसी को देखते हुए कांग्रेस ने उनका टिकट काटा और 2013 में जिनका टिकट कटा था शंकर धुर्वा, उनको फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जिताया और मैदान में उतारा। आपको मैं बता दूं ये जो कांकेर है ये धमतरी जिला से भी सटा हुआ है और आपकी नगरी सिहावा से भी ये चिपका हुआ इलाका है। अर्बन एरिया इसमें चरामा भी आता है, कांकेर भी आता है, अर्बन एरिया के भी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनपद सदस्य और संगठन के पदाधिकारी आपके नेताम जी को, आसाराम नेताम जी को टिकट दिया। जोरदार फाइट है। और अभी 3 दिन पहले मोदी जी की सभा हुई यहाँ पे, लगभग 70,000 वहां पे लोगों का कहना है कि 60 से 70,000 लोग थे। लड़ाई बराबर चल रही थी दोनों के बीच में। और वैसे भी
इस सीट में कभी भाजपा जीतती है, फिर एक बार कांग्रेस जीतती है, फिर एक बार भाजपा जीतती है। ये पिछले 3 चुनाव से चल रहा है। मेरे को लगता है कि मोदी जी की सभा के बाद उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। ये मेरे को ऐसा लगता है। शंकर धुर्वा को विरोध का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पहले ड्रॉप किया गया था, फिर वो विधायक कोई और थे, उनको हटाया गया, फिर शंकर धुर्वा को लाया गया। ऐसे में जो अंतर विरोध है कांग्रेस का, वो क्या भारी पड़ेगा क्या? नहीं, अंतर विरोध की यहाँ पे स्वरें नहीं सुनाई दे रही हैं। यहाँ पे जिनकी टिकट कटी, शिशुपाल सोरेन जी, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ के और एक नेता वीरेश ठाकुर जी, वो भी इस एरिया के जो नेता है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद महोदय भी जो यहाँ के हैं आपके, वो भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे ताकत से काम कर रही है। कुल मिला के यहाँ पे लड़ाई बहुत जोरदार है। लेकिन आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी सांसद के, वो भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी की सभा होने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी बढ़त यहाँ पे मिलती दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और इसीलिए कांकेर सीट जो है वो चुनावी टसल में फंस गई है। रणनीति जिसकी बेहतर होगी उसे जीत हासिल होगी। अब रुक कर लेते हैं आगे अगली विधानसभा भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट, जहां पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उपचुनाव हुआ, जो मंडावी जी हैं उनका निधन हुआ था तो उनकी पत्नी को टिकट मिली थी। मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी उपचुनाव में जीती और करीब 1 साल पहले ही ये चुनाव हुआ है, तो उसी की छाया में ये चुनाव हो रहा है। इसलिए सावित्री मंडावी को रिपीट कांग्रेस ने किया है। उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो नया नाम है। पिछली बार जिनको टिकट उपचुनाव में दी थी उसे काफी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण के दाग थे वो उन पर भारी पड़े और इसलिए इस बार गौतम उइके मैदान में है बीजेपी की ओर से। सावित्री मंडावी के सामने गौतम उइके मैदान में और प्रत्याशियों की संख्या यहाँ 14 है। यहाँ ये भी बताना लाजमी है कि भानु प्रतापपुर की सीट में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला त्रिकोणी भी हो सकता है। इसका आकलन और हम करेंगे चर्चा में। मुरारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो अच्छे से ज्यादा बताएंगे। भानु प्रतापपुर में क्या देख रहे हैं समीकरण? यहाँ हमर राज पार्टी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। अकबर राम कुर्राम पिछली बार भी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, तो क्या चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा या सीधा मुकाबला देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प है और सावित्री मंडावी जी टीचर थी जो अचानक मनोज मंडावी जी के देहांत के बाद वो मैदान में उतरी। लेकिन मोहन जी, तारीफ करनी पड़ेगी उस महिला की, काफी सक्रिय, काफी व्यवहार कुशल और बहुत मजबूत प्रत्याशी आज भी बनी हुई है। अब चूंकि समीकरण इतना बड़ा हुआ है, आपको पता होगा कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और कुमार उपेंडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, लगभग 9000 वोट पाए थे और उनकी जमानत नहीं बची थी। मेरे को लगता है कि इस बार वो जमानत बचा लेंगे, इतना तो तय मानिए आप। और जो हमारे राज पार्टी से अकबर कुर्राम जी जो पुराने पुलिस अफसर हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 27,000 वोट पाए थे बाई इलेक्शन में। लगता है कि इस बार फाइट ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी, लेकिन ये दोनों अच्छा वोट पाएंगे या मान के चलिए अकबर कुर्राम जी भी और आपके कोमल उपेंडी जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे परमानंद तेता जी एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं एनएमडीसी के, वो एक प्रबल दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के। वो वीआरएस लेके मैदान में उतरे और एक युवा नेता हेमंत ठाकुर जी भी जो पंचायती राज के नेता थे, वो भी एक प्रबल दावेदार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया। ये कोई जनपद या जिला पंचायत के कोई नेता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संगठन के नेता है। अपने संगठन के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, दमदारी से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे सावित्री मंडावी जी भी आज भी मजबूत है, लेकिन बाई इलेक्शन जैसा चुनाव नहीं होगा, बहुत जबरदस्त चुनाव होगा। कोमल उपेंडी जी भी जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं और अकबर कुर्राम जी भी बहुत जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि फाइट जो होगी वो दो ही के बीच में होगी और ये भी दोनों पार्टियां अच्छा वोट पाएंगी, मैं इतना आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो मुकाबला जरूर चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है, लेकिन हर बार की तरह परंपरागत रूप से जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस और भाजपा,
उनके बीच सीधा मुकाबला होगा। तीसरे और चौथे जो उम्मीदवार हैं वो जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति से मुकाबले में कोई खास बड़ा असर नहीं होगा, ऐसा आकलन आ रहा है। लेकिन भानु प्रतापपुर सीट काफी महत्वपूर्ण, लगातार यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज अभी 2 चुनाव में कर ली है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अगली सीट की। जो अगली सीट है वो है अंतागढ़। अंतागढ़ विधानसभा काफी चर्चित, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी पिछले सालों जब यहाँ कांड हुआ, अंतागढ़ कांड जिसे कहा जाता है, प्रभावित किया। वहां पर मुकाबले में कौन कौन है आपको दिखा देते हैं। जो नाम चल रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, शायद वो गलत हैं तो बदल देंगे उन्हें। विक्रम उसेंडी है, विक्रम उसेंडी और रूप सिंह पोटाई। विक्रम उसेंडी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, अंतागढ़ से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से, और उन्हीं को जब वो सांसद बन गए थे और सीट खाली हुई थी और उपचुनाव हुआ था 2016 के आसपास, तब ये घटनाक्रम सामने आया था कि मंतूराम पवार जैसा व्यक्ति चुनाव से हट गया और छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर अजीत जोगी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ये अंतागढ़ सीट काफी राजनीतिक रूप से चर्चा में रह चुकी है। अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। विक्रम उसेंडी और रूप सिंह पोटाई। विक्रम उसेंडी और रूप सिंह पोटाई के बीच मुकाबला है अंतागढ़ सीट में। समझ लेते हैं, मुरारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुरारी जी, काफी महत्वपूर्ण सीट है, कैसा देखते हैं मुकाबला? यहाँ पर निर्दलियों पर भी नजर है। अंतागढ़ से जो विधायक ड्रॉप हुए हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मंतूराम पवार जो हर बार चुनाव लड़ते हैं, उनकी भूमिका भी कम नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और 2 कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार जिनका नाम मैंने बताया वो तो लड़ ही रहे हैं। कैसा मुकाबला है, क्या देखते हैं आप अंतागढ़ में? आवाज की दिक्कत आ रही है। उत्तर पश्चिम की बस्तर की सीट है, जो बालोद जिला की डोंडी लोहारा सीट से चिपकी हुई है। ये यहाँ के बारे में आपको बताऊं मैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो जो हिंदू बंगाली थे वो जब माइग्रेट होके आए तो वो उनको बस्तर में इसी विधानसभा में बसाया गया। और मध्य प्रदेश में पन्ना जिला में ये बंगाली हिंदू समाज बसे हुए। यहाँ पे लगभग 2 लाख वोट है, आप करीब मानिए आप, तो लगभग 90,000 वोट बंगाली समाज का है, जिसको परल कोट एरिया कहते हैं और पखांजूर एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनूप नाग जी विधायक थे, दमदार नेता थे। ये भी आपको मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र से चिपका हुआ इलाका है, गढ़चिरौली से। तो जो नाग लोग हैं, जितने नाग सरनेम है, और भारतीय जनता पार्टी से जो केस काल से नीलकंठ टेकाम जी आईएएस जो लड़ रहे हैं, ये सब एक ही समाज के लोग हैं। ये महाराष्ट्रियन आदिवासी है। ये आजादी के पहले आके इस एरिया में बसे। दिलचस्प लड़ाई है। अनूप नाग की टिकट वहां के बंगाली समाज ने कटवाई और प्रमुख रोल था, यहाँ पे बताया जाता, मैं तो कंफर्म नहीं हूं, राजेश तिवारी जी इस सीट पे चाहते थे कि रूप सिंह पोटाई जी लड़े। और रूप सिंह पोटाई जी कौन है? ये पिछला चुनाव सरपंच का हार चुके हैं। देखिए आप, ये पहले सरपंच जरूर थे, लेकिन जब पिछला पंचायती राज का चुनाव हुआ उसमें ये सरपंच का चुनाव हार चुके हैं। इनको कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया और अनूप नाग जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी भी बहुत लोकप्रिय नेता है, कांति नाग जी, बड़ी दबंग महिला है। ये दोनों मिलकर जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाली समाज भी बटा हुआ है और मंतूराम पवार जी के निर्दलीय लड़ने से, और वो कहानी आप बता चुके हैं, वो कहानी शायद 2014 के बाद की कहानी थी, 2015 की मेरे ख्याल से वो कहानी थी। तो लड़ाई जोरदार है, मान के चलिए आप। लेकिन 3 लोगों के लड़ने से, मंतूराम पवार, अनूप नाग और रूप सिंह पोटाई के लड़ने से, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी का पलड़ा भारी लगता है और मेरे को लगता है कि उनको इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये विक्रम उसेंडी के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन वोट बटे ना, विरोधी वोट जो सत्ता विरोधी हैं उसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।
और ये वो सीट है जहां पर नक्सली प्रभाव भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ये भी एक फैक्टर होगा कि वहां अंदर के वोट जो है वो किसके पाले में जाते हैं। तो ये चारों सीट की आज हमने जो चर्चा की है उसमें महत्वपूर्ण बात यही आ रही है कि इसमें 2-2 का मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है कि एक का पलड़ा 2 की ओर, दूसरे का पलड़ा 2 की ओर भारी है, लेकिन सीटें सभी मुकाबले में एक दूसरे के कांटे की बनी हुई है। किसकी ओर पलड़ा झुकेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन काफी अच्छी चर्चा हुई। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं मुरारी जी, चारों सीटों को लेकर प्रत्याशियों की बात तो हमने कर ली, कोई बड़ा फैक्टर इन पूरी सीटों पर काम करता हुआ दिख रहा है क्या? घोषणा पत्र के बाद कोई और कोई सभाओं के बाद क्या लग रहा है, कोई नया फैक्टर यहां काम करता दिख रहा है? आवाज प्रभाव इन चारों सीटों पे है। बीजेपी आज शून्य है। ये मान के चलिए कि नारायणपुर और अंतागढ़ में बीजेपी बढ़त में है और कांकेर में फाइट है जोरदार। हो सकता है उसका भी फायदा मोदी जी की सभा के बाद बीजेपी को मिल जाए और भानु प्रतापपुर में कांग्रेस मजबूत दिखती है। ये 4 सीट का मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये रही 4 सीटें जहां पर हमने आज चर्चा की कि बस्तर उत्तर का जो क्षेत्र है जहां कांकेर का इलाका आता है, जिसमें कांकेर जिले के 3 विधानसभाएं और उसके बाद नारायणपुर को जोड़कर हमने चर्चा की, और चारों सीटों में किसका पलड़ा कैसा भारी है, क्या इसके पीछे की रणनीति थी, रणनीति में कौन आगे है कौन पीछे है, ये हमने एक चर्चा के जरिए जानने की कोशिश की। लेकिन असली फैसला जनता को करना है। 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद सारे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 तारीख को जब खुलेगा तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। उस दिन फिर से मुरारी जी के साथ बैठकर बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, क्या निकला है। ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। इन चारों सीटों की चर्चा में आज इतना ही। रणनीति में आज हमने जो चर्चा की है उसके बाद अगले सेगमेंट में फिर से हम नई चर्चा करेंगे। फिलहाल मुरारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग से भी हम रखते हैं उम्मीद कि आप देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।